हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 10th ऑफ सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज सामने आ रही है वो है पत्रिका गेट। तो ये देखिए आप, पत्रिका गेट कितना ब्यूटीफुल लोकेशन ये आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है कितना ब्यूटीफुल है। तो क्वेश्चन ये बनेगा पत्रिका गेट कहां पर लोकेटेड है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जयपुर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बताया यार कि अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है और पत्रिका गेट का नाम जो पड़ा है वो न्यूज़पेपर और मीडिया कंपनी के नाम पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपने पत्रिका न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा ना, पत्रिका न्यूज़पेपर। तो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर के नाम से ही जो है ये इस गेट का नाम जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस गेट का जो फेस है, फेकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फ्रंट डिजाइन जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये इंस्पायर हुई है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और फीचर से, जिसमें कि हम लोग को जरोखास, पोल्स, पवेलियंस और छतरीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब ये देखो आप, जैसे कि ये झरोखास, तो झरोखास इस प्रकार के स्ट्रक्चर को झरोका कहते हैं, छतरी इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं ये पवेलियन आपको दिखाई दे रहा है और यहीं पर ये देखो आप, मैंने आपको बताया था झरोकास और छतरी। ये देखिए यहां पर ऐसे जो बना हुआ है, ये जो लगे हुए हैं ये झरोकास है और ये जो है ये छतरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फीचर्स हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये झरोकास क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है उसके डिजाइन का एक फीचर, एक आर्किटेक्चर फीचर हम लोग को ये देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्लियरिटी बस रखना आप एक चीज। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जयपुर जो शहर हम लोग को देखने को मिलता है उसके फाउंडर कौन है, तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय सेकंड, इन्होंने फाउंडेशन किया था जयपुर का 1727 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हिस्ट्री से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के बन जाते हैं। तो इन्होंने जब इस शहर का निर्माण किया था, यानी कि फाउंडेशन किया था जब इस शहर का, तो इस शहर को जो है वो वॉल से, दीवार से और गेट से जो है वो मतलब वो किया था, यानी कि इस शहर के को कवर कर लिया था दीवारों से और गेट से, राइट। तो उसी से इंस्पायर होकर ये आइडिया है और ये वाला गेट जो है वो यहाँ पर इस प्रकार का बिल्डअप किया गया है। तो ये काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। तो याद रखना पत्रिका गेट। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे रिलेटेड आपको एक आइडिया होना चाहिए। और महाराजा सवाई जय सिंह जो है उन्होंने 8 गेट जो है वो ऐसे बनाए थे, दीवार और 8 गेट जो है वो ऐसे बनाए थे। तो ये 8 गेट्स हैं। ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी याद रखनी, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां पर बात हो रही है गुरुप्रिया पुल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये गुरुप्रिया पुल हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि गुरुप्रिया नदी कहां पर है या गुरुप्रिया पुल कहां पर है। तो आपको याद रखना गुरुप्रिया नदी के ऊपर ये पुल हम लोग को ओडिशा के अंदर देखने को मिलता है। इस पुल का उद्घाटन 2018 में किया गया था। ये पुल 151 गांव को मेनलैंड ओडिशा के साथ जो है वो जोड़ देता है। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मेन चीज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाली मेला। तो बली मेला जो जलाशय है, रिजर्वायर है, वो कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। और उससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्वाभिमान आंचल, जिसको कट ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता था, द कट ऑफ एरिया, स्वाभिमान आंचल। ये कहां पर है, तो आप देखो ये मैप के अंदर, ये इस क्षेत्र पे, ओडिशा के इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आंध्र प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये स्वाभिमान आंचल। अपन ने 24 जून 2020 को भी इस स्वाभिमान आंचल से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था। अगेन रिपीट हो रहा है, और जब भी कुछ ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे टॉपिक्स के एग्जामिनेशन में आने के। तो स्वाभिमान आंचल जो है ये क्यों हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, बेसिकली जो मॉइस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं।
कुछ नक्सलाइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो इस क्षेत्र पर ज्यादातर यहां पर इस क्षेत्र पर रहते हैं। ये क्षेत्र पर इसलिए रहते हैं गाइस क्योंकि देखो इसमें लॉजिक आप देखना कि पुलिस जो होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट होता है पुलिस, राइट। यानी कि एक स्टेट की पुलिस जो है वो दूसरी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो जब भी अगर पुलिस इन मॉइस्ट के पीछे लगती है इन मॉइस्ट को पकड़ने के लिए, तो ये मॉइस्ट क्या करते हैं, इस एरिया से दूसरी स्टेट में जो है वो एंटर कर जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर जो है वो ये जो एरिया है इसको कट ऑफ एरिया जो है वो कहा गया और स्वाभिमान आंचल के नाम से जो है वो इस एरिया को जाना जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट एक्टिविटी जो है वो इंसर्जेंट एक्टिविटीज हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। और स्वाभिमान आंचल को मोबाइल कनेक्टिविटी मिल गई है, इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली स्वाभिमान आंचल आप याद रखना और इस एरिया के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा गुरुप्रिया नदी ये ओडिशा के अंदर है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें गाइस, तो अगस्त में काफी ज्यादा बारिश हुई है। 100 सालों के बाद अब इतनी ज्यादा बारिश अगस्त में देखने को मिल रही है, यानी कि एक सेंचुरी बीत गई है। यानी कि 1926 में ऐसी बारिश हुई थी काफी ज्यादा अगस्त के महीने पे, और फिर उसके बाद जो है वो अब हुई है 27% ज्यादा जो नॉर्मल बारिश से ये हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रही। तो ये बस बेसिक एक फैक्ट है जिसके बारे में इन जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूज में आया था तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर पुट आउट किया, क्योंकि जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज से पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, नोटिस की गई है। अच्छा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि ये बारिश इतनी ज्यादा होने के पीछे क्या कारण होते हैं, यानी कि रेनफॉल अगर एकदम से ज्यादा होती है तो उसके पीछे के क्या कारण है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसके 2-3 पॉइंट्स है एटलीस्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा आपके आंसर को सही प्रूफ करने के लिए। यानी कि होता है ना कि क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर को सही प्रूफ करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखने पड़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट वगैरह जो है वो बताने पड़ते हैं। तो उस टाइप का मैं चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ आंसर आप लिखें। अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, केशव नंदा भारती केस। अनफॉर्चुनेटली अभी केशव नंदा भारती जी की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन केशव नंदा भारती जी से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्योंकि अक्सर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में। अगेन इस बार तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि इनकी डेथ हुई है, राइट। और ये करंट अफेयर्स में ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आधारभूत संरचना सिद्धांत से एसोसिएटेड है ये केशव नंदा भारती जी। तो ये भी क्वेश्चन आप ऐसा बनेगा कि केशव नंदा भारती जी इन फलाना ऑप्शन में से किससे एसोसिएटेड है, केस किससे रिलेटेड था। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। केस हम लोग को जो देखने को मिला था, केशव नंदा भारती श्रीपद गलवारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये ओआरएस जो लीगल टर्म्स में हम लोग को देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अदर्स, राइट। तो यहां पर ये वाली चीज भी याद रखना, स्टेट ऑफ केरला। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ केरला का ये केस हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और केशव नंदा भारती जी कौन थे, इनको किस लिए याद किया जाता है, तो इडनीर मठ के ये हेड सीर थे, प्रमुख दृष्टा थे 1961 से केरला के अंदर। तो क्वेश्चन यहां पे ये भी बनेगा, इडनीर मठ कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए केरला में लोकेटेड है। ये देखो आप, ये इडनीर मठ आपको दिखाई दे रहा है, ये केशव नंदा जी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इनके वस्त्र से आप अलग ही जो है वो पहचान सकते हैं कि ये एक जो है वो मतलब अध्यात्म के फील्ड में जो है ये आगे हम लोग को देखने को मिलते थे, यानी कि पुजारी टाइप के थे ये, और ये दृष्टा थे, प्रमुख दृष्टा, हेड सीर थे यहाँ पर इडनीर मठ के, राइट। यहां पर सेवा किया करते थे और इन्होंने चैलेंज किया था केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को 1970 में। जो केरल भूमि सुधार कानून जो था उसको इन्होंने 1970 में चुनौती दी थी। तो हम लोग जानेंगे थोड़ा सा पूरे केस के बारे में कि केस जो है वो किससे रिलेटेड था, किससे एसोसिएटेड था। तो केस में हम लोग को ये मेन चीज देखने को मिलती थी कि जो पार्लियामेंट के पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो उससे रिलेटेड ये बेसिकली केस हम लोग को देखने को मिलता है। और पहली बार जब ये केस जब सामने आया था तो 1967 का जो डिसीजन था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, तो उसको कोर्ट ने रिव्यू किया था और उसमें ये चीज सामने आई कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए फटाक से, अभी अभी थोड़ी देर बाद इसका मैं आपको आंसर बता ही दूंगा क्योंकि इस टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि कौन से आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी इजी क्वेश्चन भी है। ये वाली चीज तो अक्सर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो ये बेसिक चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। तो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है सिवाय फंडामेंटल राइट्स के। तो ये चीज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में देखने को मिली थी, तो इसको रिव्यू किया जा रहा था। इसके अलावा कोर्ट जो है वो डिसाइड कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो
और भी काफी सारे जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसकी किस प्रकार से होनी चाहिए, स्पेशली यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया जा रहा था और पार्लियामेंट ने अपने आप को काफी ज्यादा पावर दे दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जो करेगी पार्लियामेंट उस पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। जैसे कि आपको पता होगा इसकी कोर्ट जो है वो कानून को रिव्यू करती है, जो भी कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो कोर्ट जो है यानी कि जुडिशरी जिसको हम लोग बोलेंगे तो वो रिव्यू करती है। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो 3 पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तो ये 3 पिलर जो है वो किस लिए बनाए गए कि दोनों एक दूसरे को जो है वो क्रॉस चेक कर सके। बट आप जानते हो कि लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसके अंडर एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है, तो इसलिए दोनों को एक ही तरफ जो है वो रखा जाता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, और एक तरफ हम लोग को जुडिशरी देखने को मिलती है। तो जितने भी कानून जो पास किए जाते हैं लेजिस्लेशन से यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी से, तो उस कानून के ऊपर जो है वो निगरानी रखती है जुडिशरी और रिव्यू करती है कानून को। बट यहां पर यही चीज जो है वो हटा दी जा रही थी। पार्लियामेंट ने एक कानून जो है वो पास किया जिसके तहत उसने पार्लियामेंट ने अपने आप को इतनी पावर दे दी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को जो है वो अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है और उसमें जुडिशरी किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो ऐसी चीज सामने आ गई थी और ये केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उस समय जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हम लोग को देखने को मिल रही थी, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो उस समय का ये जो था समय काल हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। और उस समय आप लोग जानते हैं कि जो अल्टीमेट जो पावर्स जो थी पूरी की पूरी यानी कि इस पूरे देश को चलाने की, कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो पूरी की पूरा कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट चाह रही थी कि उसके पास जो है वो आ जाए। और जो जो हम लोग बोलते हैं ना कि क्रॉस एंड चेक जो हम लोग को देखने को मिलता है, जुडिशरी जो है वो क्रॉस चेक रखती है लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऊपर, तो इस चीज को जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही थी उस समय। तो अल्टीमेटली जो है वो सुप्रीमेसी हम लोग को पार्लियामेंट की देखने को मिल रही थी, तो इसी पर जो है ये सवाल जो है वो उठे और केशव नंदा भारती जी ने ये सब चीजें जो है वो उठाई और इस तरीके से चैलेंज किया। सो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस समय, तो 13 जजेस की बेंच थी। अब ये भी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया था क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी बेंच जो है वो जजेस की सेटअप नहीं हुई, राइट। तो उस समय 13 जजेस की बेंच जो है वो बैठी थी इस केस को पूरा रिव्यू करने के लिए, अपना जजमेंट देने के लिए, और 68 वर्किंग डेज तक ये पूरा केस चला था। 6 महीने तक ये केस खींचा गया था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है फिर वो उभर कर आई, निकल के आई मेजोरिटी जजमेंट के आधार पर कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो रखी जाएगी, बुनियादी संरचना सिद्धांत जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये चीज सामने निकल कर आई। और कोर्ट ने क्या चीज डिसाइड करी, तो मेजोरिटी के आधार पर ये चीज देखने को मिली कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको छीना नहीं जा सकता अमेंड करके, राइट। फंडामेंटल राइट जो है उनको छीना नहीं जा सकता अमेंड करके, और पार्लियामेंट जो है उसके पास वास्ट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। और इसी में ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई कि फंडामेंटल राइट जो है उसको हटाया नहीं जाएगा और कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो ओरिजिनल ही रहेंगे जो पहले के हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि टच नहीं किए जा सकेंगे पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी कंडीशन पे। तो ये चीज यहां पर सामने हम लोग को देखने को मिली, राइट, कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, दैट इज वेल एंड गुड, बट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एरियाज हैं जिसको टच नहीं करेगी पार्लियामेंट। वही चीज हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर सामने देखने को मिले, नजर आए। बट फिर भी रूलिंग के बावजूद भी, यानी कि ये रूलिंग आई थी जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटाया जाएगा, नहीं छीना जाएगा, बट रूलिंग के बावजूद भी राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको अमेंड कर दिया गया और उसको रिमूव कर दिया गया। ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। बट कहा जाता है कि केशव नंदा भारती जी जो है, कहा नहीं जाता एग्जैक्टली, अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो केशव नंदा भारती जी जो है वो केस हार गए थे, बट फिर भी काफी सारे जो लीगल स्कॉलर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट ये किया कि सरकार भी इस केस को नहीं जीत पाई। यानी कि ये केस ऐसा था जिसमें जीत जो है वो किसी की नहीं हो पाई। जो चीज चाह रहे थे केशव नंदा भारती जी वो चीज पूरी हुई क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिल गई कि उसको जो है वो पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट के साथ। और हालांकि जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी जब रिमूव किया गया तो उसके थ्रू सरकार जो है उसकी जीत हो गई थी, बट फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, ये सिद्धांत जो है वो सामने आ गया था, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये वाला जो मुझे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे ख्याल से अभी तक उसका आंसर आया नहीं है ना, तो आर्टिकल 368 उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, शायद अगली स्लाइड में होगा। तो आर्टिकल 368 होपफुली आपने लिख लिया होगा, तो यही लिखा होगा ये वाली चीज, और अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कहीं पर आर्टिकल 368। तो ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब देखिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, तो इसका आंसर लिखकर बताइए, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी पहले सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर लिखिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से बन के आया, तो देखो 7-6 का मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिला था। टोटल 13 जजेस की बेंच जो हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसमें ये चीज फैसला सामने आया कि पार्लियामेंट जो है वो
बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकती, उसको अमेंड नहीं कर सकती, और अमेंडमेंट की पावर्स मिलती है आर्टिकल 368 के अंदर, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, राइट। तो ये चीज है कि पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ तो अमेंड कर सकती है, बट कुछ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने डेफिनेशन नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर की। अगर स्टेटमेंट में लिखा रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ उसके प्रिंसिपल लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिस्ट किए गए थे कि जो भी चीज जो है वो, जो भी एरिया जो है वो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड होगा तो उसको छेड़ा छाड़ा नहीं जाएगा, राइट। तो ये चीज थी, तो उसको जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था। फिर उसके बाद से और भी काफी सारे नए नए फीचर जो है वो कोर्ट ने इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस जो है वो ऐड किया है। तो ये कौन से फीचर्स हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि कोर्ट ने उस समय से लेकर अभी तक जो है वो ऐड किया। तो देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट, और भी काफी सारी चीजें। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये जो पूरे जो फीचर्स यहां पर लिखे हुए हैं, जो ऐड किए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, इससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए 1 से 2 लाइन में, हर एक, यानी कि जैसे रूल ऑफ लॉ है उससे रिलेटेड 1 या 2 लाइन में कुछ लिखिए, राइट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब जितने भी आपको टर्म्स देखने को मिल रहा है उसको आप बेहतरीन तरीके से जो है वो मेंस में उपयोग कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में आराम से ये पूरे टर्म्स अगर आप 2-2, 4-4 लाइन भी अगर इसकी आप याद कर लो या रिकॉर्ड बना के रखो, रेगुलरली रिवाइज करो, तो पेपर 2 में आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट। अब बात की जा रही है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो देखो गाइस, नीति आयोग अभी अपने लास्ट स्टेज पर है, अंतिम चरण पर है, जहां पर वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के पैरामीटर डैशबोर्ड को डेवलप कर रही है, क्रिएट कर रही है, और स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है वो भी प्रिपेयर किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। और इसके तहत नीति आयोग जो है वो मॉनिटर करेगी यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मैकेनिज्म को, यानी कि उसके द्वारा दिए गए जो इंडिसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स, इंडिसेस जो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसका उपयोग करते हुए नीति आयोग जो है तैयार कर रही है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब नीति आयोग क्यों तैयार कर रही है तो ये ग्लोबल इंडेक्स, तो नीति आयोग इसलिए तैयार कर रही है क्योंकि, और ना ही सिर्फ नीति आयोग, जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि इसमें हम लोग को ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की देखने को मिलती है, तो यानी कि जिनकी रैंकिंग जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है ग्लोबल लेवल पर, तो उस कंट्री के अंदर जो एजेंसी होती है, जैसे कि नीति आयोग, जो नीति आयोग जो है वो अपना थिंक टैंक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो एजेंसीज होती है इस प्रकार की किसी कंट्री के अंदर, तो उसको जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उस कंट्री के अंदर जो भी उनका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको जो है वो मेजर करो। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि देखो गाइस, गरीबी सिर्फ इनकम के आधार पर नहीं होती, गरीबी भी और भी काफी सारी चीजों पर बेस्ड हम लोग को गरीबी देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी के घर में अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस काफी ज्यादा है, राइट, तो भी वो एक गरीबी की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि आपको दिख तो रहा है कि यार ठीक ठाक है, बट बंदा जो है वो ना ढंग से खा पा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो इंटेक कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर उनकी लाइफस्टाइल हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कभी कभार जो होता है वो आपको देखने को तो मिलेगा कि एक बंदा जो है वो उसकी सैलरी अच्छी है, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 50,000 रुपए सैलरी कमाता है, बट उसके घर पे करीब 6-7 सदस्य है और वो इकलौता कमाने वाला है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि ये तो पूरा हो नहीं पाएगा एक हाउस होल्ड के अंदर, राइट। यानी कि उनकी जो सभी मेंबर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो बेसिक नीड्स जो होती है वो उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगी, उन लोगों की कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होगा उनकी बेसिक नीड्स में। तो ये आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। ऐसी कुछ एरिया, ऐसी कुछ चीजें जो है वो उसको मेजर किया जाता है। जैसे कि न्यूट्रिशन हम लोग को देखने को मिलता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या होता है? बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं कराया गया, और बच्चे का जो है वो प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा गया, बच्चा किसी डिजीज से एक्सपोज हो गया, राइट। ईयर ऑफ स्कूलिंग की लिटरेसी लेवल जो है वो क्या हो पा रहा है, यानी कि एक हाउस होल्ड के अंदर, एक परिवार के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो कितने साल तक जो है वो स्कूलिंग कर पा रहे हैं, स्कूल पे अटेंडेंस किस प्रकार की देखने को मिल रही है, कुकिंग फ्यूल कौन सा उपयोग में लिया जा रहा है, राइट, ये भी इसके अंदर आता है। सैनिटेशन इसके अंदर आता है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, तो ये पूरी चीज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, मॉनिटर की जाती है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसको तैयार करने के लिए किया जाता है। अब नीति आयोग जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ये तैयार कर रहा है। नीति आयोग नोडल एजेंसी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, और ये इसके लास्ट स्टेज में है, यानी कि इसकी तैयारी के लास्ट स्टेज में हम लोग को देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिसीजन हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि
जो 29 सिलेक्टेड ग्लोबल इंडिसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ जो एक्सरसाइज होती है, इसमें बेसिकली पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी कुछ पैरामीटर्स अपन ने देखे, ऐसे 29 कुछ पैरामीटर्स इंडिसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रिपेयर किया जाता है। अभी देखो स्पेशली प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नीति आयोग जो है ये नोडल एजेंसी है। ये वाली चीज आप लोग को याद रखनी है। और ये जो GIRG एक्सरसाइज जो हम लोग को देखने को मिलती है, ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ, तो इसके तहत जो है वो मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है इंडिया की परफॉर्मेंस वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर। वही चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन करी थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और इसके तहत जो है गाइस वो इंडिसेस को यूटिलाइज किया जाता है। ये बेसिकली एज अ टूल के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और रिफॉर्म्स जो है वो पॉलिसीज के अंदर लाने के लिए, यानी कि वेरियस जो सरकार की जो पॉलिसीज है, क्योंकि इन सब टूल्स के थ्रू जो है वो एक कंट्री की एक्चुअली में टारगेटेड कंडीशन जो है वो पता लग जाती है। यानी कि ये जब रिपोर्ट जब सामने आती है, रिलीज होती है, जब इसके आंकड़े जब सामने मिलते हैं तो एक्जैक्टली पता लगता है कि किस एरिया पे जो है वो कंट्री को काम करना है, राइट। जैसे कि सैनिटेशन अगर पुअर है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज आ गई सामने, राइट, डेटा इस प्रकार का है तो कंट्री जो है वो उस टारगेटेड एरिया पर फिर काम करेगी। तो इस प्रकार से वो अपनी पॉलिसी बनाएगी कंट्री, राइट। समझ पा रहे हो? तो ये चीज है इसके अंदर समझने वाली, राइट। और साथ ही साथ लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स को बेटर करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए ये सब इंडिसेस जो है वो काम में आते हैं। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है गाइस, तो ये एक इंटरनेशनल मेजर हम लोग को देखने को मिलता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। इसमें 107 डेवलपिंग कंट्रीज को ये कवर किया जाता है और पहली बार ये 2010 में डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, राइट। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। और ये रिलीज कब किया जाता है, जब हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो हम लोग को देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस का, जुलाई में हर साल, तो उस दौरान जो है ये रिलीज की जाती है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। तो ये है कुछ बेसिक फैक्ट्स प्रीलिम्स में जो कि पूछे जा सकते हैं। और कंट्रीज को किस प्रकार से रैंक किया जाता है, तो 10 पैरामीटर के ऊपर बेस जो है वो कंट्री को रैंक किया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और हाउस होल्ड एसेट। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंट्री को रैंक किया जाता है। और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है, तो 107 कंट्री में इंडिया की रैंक आई है 62nd और एमपीआई स्कोर जो है वो 0.013 है। हालांकि ये स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रैंक याद रखना कि 107 कंट्री में 62nd 62 इंडिया की रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये 2015 और 16 का डेटा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ फेज का, तो उसके आधार पर ये हम लोग को देखने को मिली है। नेबरिंग कंट्री की बात करें, श्रीलंका की रैंक जो है वो 25th है, भूटान की 68, नेपाल की 65, बांग्लादेश 58, चाइना 38, म्यांमार 69, पाकिस्तान 73rd। ये हम लोग को इंडिया की नेबरिंग कंट्री की रैंकिंग जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब बात हो रही है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है सरकार के जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है उसको मॉनिटर करने के पर्पस के लिए, उसको रेगुलेट करने के पर्पस के लिए कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है। 19th मीटिंग इस कमिटी की अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली थी, इसलिए ये टॉपिक अभी न्यूज में है। और ये कमिटी जो है वो क्या है, इसका रोल क्या होता है, कब ये सेटअप की गई थी, तो इसके बारे में बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी थी 3 मेंबर की एक बॉडी, यानी कि एक कमिटी 3 मेंबर की, और 2016 में सेटअप हुई थी। 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसी कमिटी होनी चाहिए जो कि सरकार के जितने भी, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टीजमेंट जितने भी होते हैं, सरकार के जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं पेपर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, मीडिया में देखने को मिलते हैं, तो उसके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सभी पर ही जो है ये रेगुलेशन जो है वो लगाया जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर स्टेट्स को भी कहा गया था कि स्टेट्स भी जो है, राज्य भी जो है वो 3 मेंबर की कमेटी सेटअप करें जो कि सरकार के एडवर्टीजमेंट को या फिर उनके सरकार के एडवर्टीजमेंट के कंटेंट को जो है वो मॉनिटर करें, रेगुलेट करें। और ऑलरेडी कर्नाटका, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर हम लोग को स्टेट लेवल 3 मेंबर कमिटीज ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं जो कि काम कर रही हैं। इन कमिटीज के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, तो जनरल पब्लिक की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं एडवर्टीजमेंट को लेकर उसको ये सुनती हैं, और इवन खुद से भी जो है वो किसी मैटर के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सकती हैं। या फिर ये भी कहा जाता है कि अगर इनको लगता है
कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी जो कि एक एडवर्टीजमेंट को रिलीज करने से रिलेटेड है, यानी कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई एडवर्टीजमेंट रिलीज किया, तो ये खुद भी जो है वो उस गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिशियल को बुलाकर उससे पूछताछ कर सकते हैं कि जो उन्होंने कंटेंट रिलीज किया है क्या वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के आधार पर है, क्या वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को या गाइडलाइंस को जो है वो वॉलेट तो नहीं कर रहा। इवन ये खुद से भी जो है वो खुद ब खुद भी रिकमेंड कर सकती है कुछ करेक्टिव एक्शंस, यानी कि सुधार करने के लिए कुछ सुधारात्मक कार्रवाई जो है वो खुद से भी जो है वो उसकी सिफारिश कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिली है इस चीज के ऊपर कि सरकार किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट जो है वो कर सकती है। तो देखिएगा, जो भी कंटेंट होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशन के आधार पर होना चाहिए। और इसमें सिटीजन के जो राइट्स है, हित है और एंटाइटलमेंट जो नागरिक के हम लोग को देखने को मिलते हैं, नागरिक के जो अधिकार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो इसमें शामिल होने चाहिए। और एडवर्टीजमेंट का जो मटेरियल होना चाहिए वो इस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए कि जो जिस चीज के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया है वो उस चीज के ऑब्जेक्टिव को जो है वो फुलफिल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है वो उस एडवर्टीजमेंट का लाभ मिल सके। जैसे कि सरकार अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो स्कीम जो प्रोवाइड की जा रही है तो उस स्कीम की पूरी प्रॉपर डिटेल जो है वो होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस स्कीम का के बारे में जो है वो सूचना जो है वो मिलनी चाहिए, मैसेज मिलना चाहिए उस स्कीम से रिलेटेड। बट हालांकि ये चीज की गई थी कैंपेनिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि देखो अब ये पीरियड था जब जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लेकर आए थे, अपने डायरेक्शन प्रस्तुत किए थे इस प्रकार से कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट जो है वो देखेगी। तो वो पीरियड था 2015 का। आप याद करो 2015 के पीरियड पर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि मोदी जी ने क्या किया, हर जगह जो है वो हर एक व्यक्ति की जुबान पर मोदी मोदी करवा दिया और उसके पीछे की वजह थी सोशल मीडिया। उन्होंने इतना एडवर्टीजमेंट किया कि हर एक बच्चा भी जो है वो मोदी मोदी नाम जो है वो जपने लगा। तो ये चीज हो गई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ये तो एक गलत चीज भी हो सकती है, यहाँ पर सिटीजन जो है उनको मिसलीड भी किया जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर कोई जो पुरानी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी स्कीम है उसको नया बताकर जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल की पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट किए जा सकते हैं उस एडवर्टीजमेंट के आधार पर। इवन आपने ये भी देखा होगा कई बार ऐसी भी न्यूज सामने आई थी कि जो सरकार जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी जैसे कि जियो, ये वाली न्यूज सामने नजर आई थी कि रिलायंस जियो जो है उसको प्रमोट कर रही है सरकार, राइट। तो अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट जो है अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अगर प्रमोट करेगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी और उस प्राइवेट कंपनी के बीच में एक लिंक जो है वो स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। कैसा लिंक? तो अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है किसी पर्टिकुलर कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को अच्छी खासी फंडिंग देती है, तभी वो गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है इस प्रकार से। तो कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट में ऐसी डिटेल लिंक्स नहीं होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी के हित से रिलेटेड चीजें जुड़ी हो, यानी कि उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जुड़ी हो। एडवर्टीजमेंट अगर दिया जा रहा है और अगर कैंपेनिंग की जा रही है तो उसमें स्पेशली जो सिटीजन के जो राइट है उसको ध्यान में रखते हुए की जाए। पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट को जो है वो उस एडवर्टीजमेंट पर नहीं प्रस्तुत कर सकती, नहीं पब्लिश कर सकती। तो ये चीज मेन है और इससे रिलेटेड 3 मेंबर की कमेटी देखने को मिलती है। कमेटी का नाम है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रैमजेट व्हीकल की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, बट अभी और भी टेस्टिंग होना इसकी बाकी है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करी है HSTDV की, तो इसके बारे में पहले भी अपन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ये हम लोग को डीआरडीओ का देखने को मिल रहा है। अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है ये ट्रैवल कर सकता है साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेजी से। जितनी स्पीड साउंड की है उससे 6 टाइम ज्यादा तेज जो है ये ट्रैवल कर सकता है स्क्रैमजेट। और आगे की बात करें गाइस तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि जो टेस्ट जो किया गया था तो इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया, मॉनिटर किया गया, जैसे कि मल्टीपल ट्रैकिंग रडार्स यहां पर एस्टैब्लिश किए गए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगाए गए, टेलीमेट्री स्टेशन लगाए गए। बे ऑफ बंगाल पर शिप जो है वो तैनात की गई जो कि मॉनिटर करे पूरे, यानी कि जो हाइपरसोनिक जो व्हीकल है उसकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से, जिससे कि एग्जैक्टली जिस प्रकार से इसने परफॉर्म किया, जितनी तेजी से ये गई है आसमान की तरफ, तो ये सब चीजों को ट्रैक करने के लिए, इसके एक्चुअल स्पीड को ट्रैक करने के लिए ये पूरे इतने सारे रडार जो है वो लगाए गए थे। और ये इंडिजीनियसली डेवलपमेंट हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर ही जो है ये बनी है, तैयार हुई है। तो इससे इस प्रकार के आने वाले समय में जो हाइपरसोनिक जो स्पीड वाले जो ये व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो स्पेस टेक्नोलॉजीज जो हम लोग को देखने को मिलती है जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा जो है वो अब इंडिया में
दिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है इंडिया की ही टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रमोट करते हुए, क्योंकि इंडिजीनियसली मेड ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, इंडिया में ही बनाई गई है, राइट। और इंडिया में बनाई गई है तो आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत जो है वो उसका भी एक एग्जाम्पल जो है ये सेट कर रही है, सशक्त भारत, क्योंकि डिफेंस की ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, क्योंकि मिसाइल है ये एक प्रकार की, राइट, जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, राइट। जैसे कि जो स्पेस की जो मिसाइल हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो उसके लिए भी जो है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है कि जल्दी से जल्दी टारगेट को जो है वो ब्लास्ट किया जा सके, अटैक किया जा सके, राइट। तो ये वाली चीज है। और इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएसए, रशिया और चाइना में हम लोग को देखने को मिलती है, बट यूएसए, रशिया और चाइना में जो लेवल है टेक्नोलॉजी का उसको अचीव करने के लिए अभी और कुछ टेस्ट के राउंड जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे हम लोग को, यानी कि कंडक्ट करना बाकी है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूएसए, रशिया और चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है ये हाइपरसोनिक, ये जो हम लोग को देखने को मिलती है हाइपरसोनिक व्हीकल की, तो उसको हमने मैच कर लिया, तो अभी नहीं कह सकते, अभी और भी परीक्षण होना बाकी है, टेस्टिंग होना इसकी और भी बाकी है, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और इसी के तहत नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक व्हीकल पर भी काम किया जा सकेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा, राइट, क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी अब बन गई है और हमने देखा कि इसका सक्सेसफुल टेस्ट भी हुआ है, तो आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी इस प्रकार की जो है वो अब तैयार की जा सकेगी इंडिया के अंदर, राइट, इंडस्ट्री के साथ जो है वो पार्टनरशिप करते हुए। और ये लॉन्च हुई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से, जो कि व्हीलर आइलैंड पे हम लोग को देखने को मिलता है, ओडिशा के कोस्ट पर है ये। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हीलर आइलैंड कहां पर है, तो ओडिशा के कोस्ट पर ये व्हीलर आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किया गया था अग्नि मिसाइल का उपयोग करते हुए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक फैक्ट्स, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और हाइपरसोनिक व्हीकल और उसके स्क्रैमजेट इंजन की अगर बात करें, तो ये जो स्क्रैमजेट जेट का जो वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये एक कैटेगरी होती है जेट इंजन की, और ये एयर ब्रीदिंग इंजन भी इसको कहा जाता है। इसकी स्पीड जो होती है वो 5 गुना ज्यादा तेज साउंड की स्पीड से होती है, और जो हमारी जो अभी जो डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, जिसको मार्च 6 के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और बहुत कॉस्ट है इसका, वेरी हाई कॉस्ट इसका हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, इसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत लागत लगती है। और हाई थ्रस्ट टू वेट इसका रेशियो है, हालांकि जितनी भी स्पीड वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काफी स्पीड में जो है वो मूव करते हैं, उनका जो थ्रस्ट टू वेट जो रेशियो होता है वो हमेशा हाई ही नजर आएगा, राइट। और इसरो और डीआरडीओ ने पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के ऊपर काम किया हुआ है, साथ में 2016 और 2019 में। तो इसके बारे में आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए इससे रिलेटेड। दुनिया की पहली सोलार टेक्नोलॉजी समिट हम लोग को देखने को मिली है, पहली वर्ल्ड सोलार टेक्नोलॉजी समिट अभी रिसेंटली देखने को मिली है। इसके बारे में अपन ने 20 और 21 अगस्त के लेक्चर में डिस्कस किया था। 20-21 वाला जो लेक्चर था वो एक ही साथ आपके पास आया था, तो आप उस लेक्चर अब ऊपर अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं आती है तो पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स के पास मिलेगी उनको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये टॉपिक उनके सामने खुल जाएगा, उनकी स्क्रीन के सामने। तो बट जिन स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ नहीं मिलती है, जिन्होंने मंथली पैकेज को नहीं लिया है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है ना ऊपर वाला, वहां पर आप लिख दीजिएगा 21 अगस्त, उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा कमलाक्ष। तो जो सबसे पहला वीडियो होगा वो यही वाला होगा, उस वीडियो के 1 घंटे 7 मिनट 45 सेकंड पे आप जाएंगे तो इसके बारे में आप लोग को जो है वो पता लगेगा कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। बट पहले आप सुन लो, फिर उसके बाद आप चाहो तो एक बार रेफर कर लेना। तो देखो, दुनिया की पहली सोलर टेक्नोलॉजी समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की जा रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। 8 सितंबर 2020 को ये हम लोग को देखने को मिली है। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी किया गया है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो कन्वीनर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन की। अब कन्वीनर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये FICCI जितनी भी कंट्रीज इसमें जो इन्वॉल्व होती है मीटिंग के लिए, तो उन सभी कंट्री को जो है वो इस मीटिंग के बारे में सूचना देती है। उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन का जो बॉडी काम करती है वो कन्वीनर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कन्वीनर है इसकी, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होना चाहिए। और अभी जो ये सबमिट हुई है, यहाँ पर 26,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, 149 कंट्रीज के बताया जा रहा है, और जिन्होंने इस मीटिंग के लिए जो है वो अभी तक रजिस्टर करा लिया है, राइट। और यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी अफोर्डेबल और सस्टेनेबल क्लीन ग्रीन एनर्जी जो है वो बन सके, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो तैयार हो सके स्पीडली। तो इस पर जो है वो फोकस किया गया। यहाँ पर 3 एग्रीमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और NTPC के साथ। तो ये 3 एग्रीमेंट्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिले हैं। और ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हम लोग को देखने को मिला है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, और इस मतलब यानी कि इस पर्पस के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन के लिए, जल्दी से जल्दी जो है वो ये सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर सकें, उस पर बेस्ड जो है ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की टेक्नोलॉजी जर्नल भी जो है सोलार कंपास 360, वो भी इस समिट के दौरान जो है वो लॉन्च की जाएगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए, हमने केवी कामात कमेटी के बारे में डिस्कस किया था। 31 मिनट 29 सेकंड पर ये टॉपिक आपको मिलेगा 11 अगस्त 2020 को। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उस समय हमने बात करी थी कि केवी कामत कमेटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तैयार करी है, किस पर्पस के लिए? लोन रीस्ट्रक्चरिंग के पर्पस के लिए। क्योंकि फोकस किया जा रहा है आज की डेट में कि जो भी कंपनीज है लॉकडाउन के चलते जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और वो लोन रीपे नहीं कर पा रही है, बैंक को वापस नहीं चुका पा रही है, तो वो कंपनी जो है वो डिफॉल्टर घोषित ना हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का मामला मुद्दा जो है वो उन कंपनीज के ऊपर ना चले और वो कंपनी जो है वो ऑपरेट कर सके। दूसरी बात, बैंक भी एनपीए घोषित ना हो। तो इसको जो है वो, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए ये केवी कामत कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टली कमेटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना कमेटी का नाम। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बताया जा रहा है कि कुछ प्लान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने लेकर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है 5 फाइनेंशियल रेशियो और सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड की जो इशू जो आज की डेट में हम लोग को स्ट्रेस एसेट का देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के कारण 26 सेक्टर के अंदर, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स, एविएशन और टूरिज्म भी इंक्लूडेड है। तो वहां पर 26 सेक्टर के अंदर से ये जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व की जा सके, तो उसको लेकर स्पेसिफिकेशन जो है वो आरबीआई के थ्रू हम लोग को देखने को मिले। हालांकि गाइस, स्पेसिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बैंक्स वगैरह में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनने नहीं वाले, ना इनडायरेक्ट बनेंगे। एग्जैक्टली आपको केवी कामत कमेटी के बारे में आइडिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर ये कमेटी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। इन जनरल में आपको फिर भी थोड़ी डिटेल दे देता हूं, जैसे कि 5 फाइनेंशियल मैट्रिक्स का उपयोग किया गया है इस पूरे प्लान को, रिकास्ट प्लान को तैयार करने के लिए। जैसे कि टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ, टोटल डेट करंट रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यानी कुल मिलाकर ये भी ध्यान में रखा जाएगा, ये भी चेक किया जाएगा कि जो भी कंपनीज को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है उनका लोन, तो उन कंपनीज के पास यानी कि जो उन्होंने कोलैटरल जो बैंक के पास गिरवी किया है तो उसकी वैल्यू जो है वो उतनी है कि नहीं है, यानी कि कहीं बैंक जो है वो एनपीए ना हो जाए, तो वो सब चीजें भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। और ये भी सेट किया हुआ है फ्लोर या फिर सीलिंग, यानी कि एक टारगेट गोल जो है वो सेटअप किया हुआ है कि मतलब हर एक जो पैरामीटर है तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गोल्स जो है वो डिसाइड किए, सेट किए, वो टारगेट सेट किए हुए हैं। राइट, कमिटी ने 180 दिन का समय दिया है इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। राइट, सेट किया है 180 दिन की, पूरा प्लान जो होगा वो 180 दिन में सेटअप किया जाएगा और इसमें मैंडेटरी होगा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, तो ये चीज मैंडेटरी इसमें बताई जा रही है। और टेन्योर जो होगा लोन का वो भी मैक्सिमम 2 सालों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा विद और विदाउट मॉरेटोरियम। तो मॉरेटोरियम का मतलब आपको पता ही, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर बैंक से लोन लिया जा रहा है और लोन वापस जब रिपे करते हैं तो अगर मॉरेटोरियम अगर मिलता है, यानी कि जैसे अभी 3 महीने का मॉरेटोरियम हम लोग को पास्ट में देखने को मिला था कि कोरोना वायरस के समय में, कि अगर 3 महीने तक बैंक में अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, अपने लोन जो है वो रीपे नहीं कर रहे हो, तो उस बीच आप डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे, ना बैंक एनपीए कहलाएगी। राइट, यानी कि आपकी क्रेडिट स्कोर है उस पर जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राइट, तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया बस होना चाहिए, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। केवी कामत कमेटी नाम बस याद रखना। राइट, कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है। तो टोटल कितनी कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल सिक्योरिटी 6 तरीके की होती है, एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस और एसपीजी। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। याद रखना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही देखने को मिलती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसके अंदर। राइट, और ये जो है वो किसी को नहीं प्रोवाइड की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। बाकी जो दूसरी है, रिमेनिंग है एसपीजी को छोड़कर, वो सभी भी किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्राइवेट इंडिविजुअल को सिक्योरिटी किस आधार पर प्रोवाइड की जाती है? तो याद रखना, जब हमारी होम मिनिस्ट्री को कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आती है, यानी कि कुछ खबर लगती है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसकी जान को खतरा है, उसकी लाइफ को खतरा है, तो उसको जो है वो होम मिनिस्ट्री ऑफर करती है ये सिक्योरिटी। तो कौन ऑफर करता है ये सिक्योरिटी? तो होम मिनिस्ट्री। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि मतलब सिक्योरिटी जो है उसमें कितने जवान होते हैं और कितने मतलब कौन सी फोर्सेस से जो है सिपाही तैनात किए जाते हैं, कितने तैनात किए जाते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी सिविल सर्विसेज के लिए। राइट, इवन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए सिंपल सी चीज आई हुई है
क्योंकि पहले एक बार इसी प्रकार का कोई टॉपिक आया था जिसमें मैंने काफी डिटेल में हर एक चीज आपको बताई हुई थी, बट अभी एट प्रेजेंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंगना रनौत को ये सिक्योरिटी दी गई है। अगर एक दो दिन में कुछ ऐसा अच्छा आर्टिकल मुझे देखने को मिलता है जिसमें थोड़ी डिटेलिंग हो और जिसमें लगे कि हाँ यार अपन को ये भी थोड़ा देखने की आवश्यकता जरूरत है, तो फिर मैं आपको उसकी कवर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बाकी इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कभी अगर फ्री बैठे हो तो देख लेना कि किस प्रकार की कौन से गार्ड्स इसमें तैनात होते हैं, कौन सी फोर्सेज इसमें तैनात होती है, राइट, जनरल नॉलेज के लिए। बाकी ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो प्रसिद्ध जो ब्रॉडकास्टर हैं सर डेविड एटनबर्ग, तो इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है और इसी को लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी एक ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट ने हमारी जो ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो देखने को मिलती हैं, तो उनकी याद में जो है ये शुरू किया था 1986 में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड। और ये मॉनिटरी अवार्ड होता है, 25 लाख रुपए इसमें मॉनिटरी दिए जाते हैं कि कैश के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और सिटिएशन इसमें दिया जाता है, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंश्योर करता है इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंश्योर करता है वैज्ञानिक खोज का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने के पर्पस के लिए किया जाता है। यानी कि जो जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह जो होती हैं वो ह्यूमैनिटी, बेटर ह्यूमैनिटी के लिए, बेटर फ्रीडम के स्कोप को प्रमोट करने के पर्पस के लिए अगर कोई डेवलप करता है व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको दिया जाता है। अगर कोई नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करता है तो उसको इस अवार्ड से, इस प्राइज से जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि अक्सर सिविल सर्विस में आ जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। और आज ये अपना लास्ट टॉपिक था, अभी आपको जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के आपको टॉपिक्स में एज अ होमवर्क दूंगा, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूंगा इसकी अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में आप इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मंथली पैकेज है ये, जहां पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। संडे को एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं, उसकी पीडीएफ मिलती है। वीकली एक सिंगल कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, मंथली भी ऐसे ही सेम कंपाइलेशन दिया जाता है। आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी दी जाती है। इसकी अगर आपको क्वालिटी के बारे में पता करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जनवरी 2020 से जुलाई 2020 का एक आपको वीडियो की लिंक यहां पर दिखाई देगी, जहां पर मैगजीन की बात की गई है कि आपको जनवरी 2020 टू जुलाई 2020 की जो मैगजीन है वो 300 रुपए में मिल जाएगी, 7 महीने की मैगजीन और स्टडी मटेरियल, राइट, 300 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी डेली मतलब डेली बेसिस का जो ये प्लान है, मंथली प्लान, जहां पे यानी कि अगर आप एक मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको ये पूरी फैसिलिटी जो है वो उस प्लान के अंदर मिलती है। आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक की भी पेमेंट कर सकते हैं, राइट। और पेमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी डिटेल में। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम को सर्च करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, इसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अब होमवर्क की मैं आपको बता दूं होमवर्क क्या क्या है आज के। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड टॉपिक अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो पेपर 2 के अंदर और पेपर 3 दोनों में ही आता है। मिड डे मील स्कीम जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, पेपर 2 का ये टॉपिक है, राइट। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।